बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसार। नाज़रीन, कराची में जो अभी आखिरी बारिशें हुई उसने इंतज़ामिया के, सूबाई हुकूमत के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इस शहर का, हर चीज़ का पोल खोल दिया। जो मसाइल के अंबार हैं वो एक बार फिर से सबके सामने आया हो गए। उसके बाद हम देख रहे हैं कि रिवायती तनकीद तो है ही, लेकिन एक ऐसा वक्त भी है जो ये मुतालबा करता है कि अब तमाम लोग संजीदगी के साथ मिल बैठकर कराची के शहर को बहाल करने के लिए, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और तमाम जो मसाइल हैं उनको दूर करने के लिए सोचें और उस पर काम भी करें। अब वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो कल अपनी काबीना के अरकान के हमरा कराची का दौरा कर रहे हैं। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के नाम से ये मंसूबा है जिसका वो ऐलान करेंगे। 802 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबों का ऐलान किया जाएगा। इसमें जो है कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के लिए उन्होंने कहा है कि जी 723 अरब 25 करोड़ रुपए दरकार होंगे। इसमें फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, जो मैस ट्रांजिट सिस्टम है उसके 6 मंसूबों का ऐलान किया जाएगा। सर्कुलर रेलवे उसके लिए जो है वो उन्होंने कहा है कि जी 250 अरब रखे गए हैं। सीवरेज के 8 मंसूबे हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के 4 मंसूबे हैं और इसमें काफ़ी तफसीलात भी हैं जो कराची पैकेज अनाउंस किया जाएगा कल। सिंध हुकूमत जो है वो कह रही है कि वज़ीर आज़म को सिर्फ कराची के लिए नहीं बल्कि पूरे सिंध के लिए पैकेज अनाउंस करना चाहिए। कुछ वुज़रा की तरफ से, वफाकी वुज़रा की तरफ से ये बयानात दिए गए थे जिसका हवाला आज बिलावल साहब ने दिया और ये कहा कि जी कुछ वुज़रा कहते हैं कि हम सिंध की हुकूमत को पैसे नहीं देंगे। तो उन्होंने वफाकी वुज़रा को जवाब ये दिया कि ये तुम्हारे बाप का पैसा नहीं है और अगर वज़ीर आज़म साहब इस बार ये तय करके आए हैं कराची के मसाइल हल करेंगे तो फिर इसमें संजीदगी का मुजाहरा भी किया जाए। आर्मी चीफ वो भी कराची के दौरे पर गए। जो ताजिर हैं उन्होंने भी अपनी मुश्किलात, अपने मसाइल जो हैं वो उनके आगे रखे क्योंकि ताजिरों का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इन हालिया बारिशों में। कराची के हवाले से क्या वाकई इस बार एक विलिंगनेस नज़र आ रही है, वो संजीदगी जो ये डिमांड करता है शहर वो नज़र आ रही है? क्योंकि हर बारिशों के बाद कराची में इसी किस्म के हालात हमें नज़र आते हैं। इस दफ़ा क्योंकि बारिशें ज़्यादा हुई हैं और इस दफ़ा जो कराची के पॉश एरियाज़ हैं वो भी जो हैं वो पानी में डूबे नजर आए, चाहे वो DHA हो, चाहे वो कैंट का एरिया हो और वहाँ के रिहायशी जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। आज इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे कराची के हवाले से। पहले सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं पाक सरजमीन के चेयरमैन और साबिक मेयर कराची मुस्तफ़ा कमाल साहब। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा कमाल साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि एक बार फिर से कराची जो है वो ख़बरों की जीनत बना हुआ है और ऑब्वियसली जो कराची के हवाले से मसाइल का पोल खुला है वो कुछ अच्छी ख़बरें नहीं हैं। अब फिर से सूबाई हुकूमत भी बात कर रही है कराची पर काम करने के लिए। आर्मी चीफ़ ने भी इस अज़्म का इरादा किया है कि जो मुमकिन मदद बन सकी आर्मी जो है वो फ़राहम करने की कोशिश करेगी। वज़ीर आज़म साहब कल जा रहे हैं। तमाम स्टेक होल्डर्स क्या वाकई आपको इस बार संजीदा नज़र आ रहे हैं? देखिए, मैं किसी की नीयत को क्वेश्चन नहीं करता, किसी की इंटेंशन को क्वेश्चन नहीं करता। यकीनन नीयत सबकी ठीक होगी, लेकिन सिर्फ नीयत के ठीक होने से मैं मुतमईन भी नहीं हो जाऊंगा, इसलिए कि नीयतों का हाल डेफिनेटली अल्लाह ताला जानता है। लेकिन आप जो उसके ऊपर अमल कर रहे हैं, एक प्रॉब्लम है, पहले तो उस प्रॉब्लम को समझना कि प्रॉब्लम है क्या और फिर उसकी रेमेडी करना, उसका इलाज ढूंढना, इसी से कराची के मसाइल हल होंगे। देखिए, कराची को इमदादी पैकेज बिल्कुल दें, खुशी से दें, लेकिन इस इमदादी पैकेज से या ये जो पैकेजेस हैं इससे कराची के स्ट्रेटेजिक इशूज जो हैं वो रिजॉल्व नहीं हो जाएंगे। इशू अगर फ़र्ज़ करें कि इस तमाम 802 अरब रुपए लग जाने के बाद पानी और सीवरेज का हेड जो है वो वज़ीर आला ही रहेंगे अगर, तो फिर जो है वो ना लगाएं 802 अरब रुपए, ये ज़ाया हो जाएंगे। फिर अगर जो है वो 802 अरब रुपए लगाने के बाद कचरा उठाने का जो है के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की एक जो है वो एक खामोही की एक इरिटेंट क्रिएट कर दी जाए तो फिर ना उठाएं, फिर ये ना लगाएं 802 अरब रुपए। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि आपको निज़ाम ठीक करना पड़ेगा, निज़ाम देना पड़ेगा। कराची भाई, अगर आप कराची को सिर्फ उसके हुकूक ही दे दें तो किसी पैकेज की जरूरत नहीं। मैंने अभी परसों या कल ये बात की है कि देखिए, जब आप मुझे पैकेज देने की
बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक ऐसा मजदूर हूं जो महीने भर अपनी मजदूरी करता है। जब उसकी मजदूरी मिल जाती है, उसको उसकी तनख्वाह मिलती है, तो आप उसको जो है वो उसको थप्पड़ मार के उससे वो पैसे छीन लेते हैं, उससे वो मजदूरी छीन लेते हैं और बाद में उसको सैलानी वेलफेयर से लाकर 2 बिरयानी की थैली दे देते हैं उन्हें कि लीजिए ये अपना जो है वो पेट भर लें, आपको इमदाद दी जा रही है। नहीं भाई, आप मुझे मेरे हुकूक दें, इमदाद ना दें। आप मुझे मेरे हुकूक दीजिए, मुझे इमदाद ना दें। और हमने 6 पॉइंट्स हमने बहुत, ये मेरे सियासी पॉइंट्स नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक कराची के इश्यूज हैं। अगर आप इनको नहीं फिक्स करेंगे तो ये सारा पैसा या सारे पैकेजेस ये डाउन इनटू द ड्रेन चला जाएगा। और फिर ये तो सारी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनी हुई है ना कि भाई 802 अरब रुपए में इतने 100 अरब रुपए फला जगहों पे चले जाएंगे। मैं जिस निजाम को मैं जानता हूं, आप कह रहे हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन या ये जो पूरा ऑब्वियसली ब्रेकडाउन दिया गया है कि इतने अरब यहां पे लगाए जाएंगे, इतने अरब वहां लगाए जाएंगे, लेकिन आप कह रहे हैं निजाम अगर उसके बाद भी इख्तियारात वज़ीर आला के पास रहेंगे तो फिर इतने अरब लगा देने का भी कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन मुझे ये बताएं कि ये जो निज़ाम की बात हम करते हैं, क्योंकि सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी के हवाले से हमेशा ये कहा जाता है कि कराची से क्योंकि उनको वोट नहीं पड़ता, तो बड़े लोग ये कहते हैं कि जी कराची के जो उनको बहुत बात बुरी लगती है, पीपल्स पार्टी कई दफ़ा इसकी तरदीद भी करती है कि जी बदला ना लें कराची के अवाम से कि आपको वोट नहीं पड़ा। तो पीपल्स पार्टी कहती है कि गलत है, कराची ओबियसली सिंध का हिस्सा और हमारी हुकूमत है सिंध में। लेकिन मुझे ये बताएं कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कराची के हैं, क्या कोई ऐसा तरीका नहीं बन सकता, ऐसा निज़ाम नहीं बन सकता कि इख्तियारात कराची के तमाम मसाइल का हल जो है वो उन्हीं के हाथ में हो, चाहे वो फाइनेंशियल पावर्स हों, दीगर इख्तियारात हों, वही हल निकालें क्योंकि उनके स्टेक्स ज़्यादा हैं इस शहर में? देखिए, आपको कोई नई चीज इजाद करने की जरूरत नहीं है, कोई नया सेटअप बनाने की जरूरत नहीं है। जब वफाक सूबों को इख्तियारात नहीं देता था तो आप स्ट्रगल करते थे कि भाई आइन में ये लिखा है, आइन में ये लिखा है, और आपने 18वीं तरमीम में पूरी आइनी तब्दीली कर दी सूबों की सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर, राइट। आपने पूरे इख्तियारात, आपने हेल्थ ले लिए, आपने एजुकेशन ले ली, आपने और तमाम चीजें ले ली। अब जब आपके पास इख्तियार आ गया, सूबे के वज़ीर आला के पास इख्तियार आ गया, तो ऊपर से उसने इख्तियार सारे ले लिए। मजे की बात है, उसने जब इख्तियार ले लिए सूबे के लोगों के नाम पर, ऑर्गन्स के नाम पर, उसने इख्तियार अपने ऑफिस में पार्क कर लिया। ना कि सिर्फ ऊपर से इख्तियारात वाले पार्क के लिए सारे, बल्कि नीचे जो इख्तियारात डिस्ट्रिक्ट में पहले से गए हुए थे उसको भी उन्होंने वापस ले लिया अपने पास। वाटर बोर्ड को वापस ले लिया आपने, केडीओ को वापस ले लिया आपने, मास्टर प्लान को वापस ले लिया आपने, बिल्डिंग कंट्रोल को वापस ले लिया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यहां पर इस माइंडसेट को ठीक, जब अगर वो ये जो आपका सवाल है, अगर वो ये वो इल्जाम लगाते हैं या उनको तकलीफ होती है, परेशानी होती है इसके भाई हम ये हमसे कोई क्यों बात करता है, तो मैं फिर ये कहूंगा कि भाई कल को फिर ये 18वीं तरमीम को रोल बैक करो, खत्म करो, फिर बंद करो। फिर अगर वजीर आला कहते हैं कि किसी को हम डिस्ट्रिक्ट को एब्सोल्यूट पावर नहीं दे सकते, तो भाई फिर सूबों को भी एब्सोल्यूट पावर नहीं दे सकते। फिर आप जब एब्सोल्यूट पावर तो आपने कभी दी नहीं, जब मेरे ज़माने में भी फिर वही हुई ना कि जो निचली सतह तक इख्तियारात का मुंतकिल होना था, जो ये मुतकाजी ऑब्वियसली हालात थे कि ये हो, मकामी सतह पर, निचली सतह पर इख्तियारात जाएं, मकामी हुकूमतें मजबूत हों, वो नहीं हुआ। सो फिर ये 18वीं तरमीम की जब भी आप बात करते हैं, जिस तरह आपने कहा, तो उस पर तो पीपल्स पार्टी का जो सख्त रिएक्शन आता है वो आपके इल्म में भी, आई एम श्योर। नहीं, आई एम अवेयर, बट भाई मैं से ऐसी 18वीं तरमीम बड़ी अच्छी चीज थी। 18वीं तरमीम में सूबाई खुद मुख्तारी का मकसद यह है कि सूबे का सिर्फ वजीर आला खुद मुख्तार ना हो, सूबे के डिस्ट्रिक्ट भी खुद मुख्तार हो ना, वो भी सूबे के अंडर हैं, सूबे के शहर खुद मुख्तार हो, सूबे की यूनियन काउंसिल खुद मुख्तार हो, सूबे के टाउन खुद मुख्तार हो, सूबे के गांव, सूबे के लोग खुद मुख्तार हो। यहां तो एक वजीर आला और खुद मुख्तार हो गया ना भाई। आप एनएफसी अवार्ड में पैसे लेते हैं, उसके बाद कहते हैं मेरी मर्जी, मैं जिस डिस्ट्रिक्ट को चाहूं पैसे दूं, जिसको चाहूं ना दूं। कल को वजीर आजम खड़ा होकर कहे कि मेरी मर्जी में एनएफसी अवार्ड नहीं देता, जाओ जिस सूबे को मेरा दिल चाहे पैसे दूं तो जिस सूबे को दिल चाहे ना दूं। तो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि किसी के जाती पैसे नहीं है, मैं वो लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, इस तरह से वजीर आला साहब के भी ये पैसे नहीं है, ये पाकिस्तान के लोगों के पैसे हैं। अगर आप
18वीं तरमीम में अगर आप 18वीं तरमीम में इख्तियारात और वसाइल लेकर सूबाई खुद मुख्तारी लेकर अगर आप सूबों के शहरों को और टाउन को डिस्ट्रिक्ट को खुद मुख्तार नहीं कर सकते, तो ऐसी 18वीं तरमीम से कोई खुद मुख्तारी सूबों को नहीं मिली है, फिर इसको रोल बैक हो जाना चाहिए। मैं इसके मुखालिफ हूं। 18वीं तरमीम जबरदस्त चीज है, लेकिन हाफ हार्टेड है। मुझे इस कराची के या डिस्ट्रिक्ट के, कराची से कश्मीर तक किसी डिस्ट्रिक्ट वाले को 18वीं तरमीम का क्या फायदा हुआ भाई? क्या फायदा हुआ इसका? कोई भी फायदा नहीं। अवार्ड मिलता, पीएफसी अवार्ड नहीं देते, क्या फायदा हुआ? मुझे ये बताएं कि ऑब्वियसली जब सिंध की बात की जाती है तो एक और चीज़ जिस पे कुछ सियासी जमातों की तरफ से डिमांड भी आ रही है, जिस तरह MQM ने कहा कि कराची को अलग सूबा बना देना चाहिए, तो पीपल्स पार्टी ने कहा कि सिंध को डिवाइड नहीं होने देंगे। तो कराची जो सबसे बड़ा शहर है उसकी तकसीम तो खुद पीपल्स पार्टी नहीं करती चली जा रही है, 6 से 7 डिस्ट्रिक्ट्स बना दिए। क्या किसी बड़े शहर में, किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में इस तरीके से एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स आपने देखें? देखिए, ये बात तो मैंने अभी दर्जनों दफ़ा ये बात कह दी है कि कराची को तो सिंध को टुकड़े करने की इब्तदा तो पीपल्स पार्टी ने खुद से 6 डिस्ट्रिक्ट और फिर 7 डिस्ट्रिक्ट बनाकर कर दी है। वो कहते हैं कि सिंध धरती हमारी माँ है, तो भाई सिंध धरती, ये जो कराची है सिंध धरती की माँ का दिल है, और इस दिल को आपने जो है वो 7 टुकड़े कर दिए हैं, और उन टुकड़ों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है एक दूसरे से। वो इस शहर को, जहां पर इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की जरूरत है, जहां पर लोग आपस में डिफरेंट एथनिक बैकग्राउंड के लोग हैं, उनको एक जोड़ने की जरूरत है, तो वहां पर जो वो टुकड़े टुकड़े आपने कर दिए। तो इतनी जबरदस्त रेसिपी है मुल्क के दुश्मनों के लिए। आपको पता है कि रॉ की पेनिट्रेशन रही है यहां पर। भाई रॉ पेनिट्रेट कहां करती है? इन्हीं एथनिक फॉल्ट लाइंस पे, इन्हीं सेक्टेरियन फॉल्ट लाइंस पे, इन्हीं पॉलिटिकल फॉल्ट लाइंस पे। तो आपने तो इन फॉल्ट लाइंस को और वाइडेंट कर दिया है आपने अपने तासुब के कार्ड को खेलते हुए, क्योंकि आप कराची को एडमिनिस्ट्रेटिवली कैप्चर करना चाहते हैं। देखिए, ये जो MQM बात कर रही है, इनकी इस तमाम हरकतों के ऊपर पीपल्स पार्टी के कि जी हम सूबा अलग बनाएंगे, ये आज इनको पीपल्स पार्टी की आज इलेक्शंस हों, दोबारा ये 4 सीटें हों, पीपल्स पार्टी इनको वजारतें ऑफर करे, ये एक दूसरे को टोपी पहनाएंगे, अजरक पहनाएंगे, और दोबारा जो है वो भाई भाई हो जाएंगे और सूबे का नारा भूल जाएंगे। जब ये कराची के छुट टुकड़े हो रहे थे 2013 में, 2013 के SLGO में, ये उस वक्त सूबाई हुकूमत में अब इन पीपल्स पार्टी के साथ बैठे हुए थे, 2015 तक बैठे रहे, इनका गवर्नर 2016 तक बैठा रहा, कोई एक आवाज नहीं लगाई इन्होंने, कोई हुकूमत से बाहर नहीं आए। ये जो इनका नारा है सूबे को बनाने का, ये पीपल्स पार्टी को सूट करता है। वो अंदरून सिंध जाकर तमाम सिंधी भाइयों को ये कहते हैं कि देखो ये मुहाजिर कराची से MQM वाले, ये देखो तुम्हारी धरती मां को तोड़ने जा रहे हैं, आ जाओ हमारी करप्शन भूल जाओ और इस धरती मां को बचाने निकलते हैं। सारा सिंध इनके साथ हो जाता है, क्योंकि अच्छा उनको पता है कि धरती मां की कोई एक गली भी कोई अलग नहीं कर रहा। यहां से ये मुहाजिरों को ये नारा बेच रहे हैं कि आओ हम तुम्हें गटर लाइनों का इख्तियार नहीं दिला सके, हम कचरा नहीं उठा सके, हमारी करप्शन भूल जाओ, आओ हम तुम्हें सूबा बनाकर देगा। पानी उस वक्त ही आएगा जब कराची अलग सूबा बनेगा। ये दोनों फ्रॉड है, दोनों एक दूसरे को दोनों सियासत कर रहे हैं, दोनों लोगों की लाशों को गिराना चाहते हैं और उस लाश पे सियासत करना चाहते हैं। पाक सरजमीन पार्टी ने इन दोनों से हटकर एक 6 नुकाती एक ऐसा मंशूर दिया है, प्रोग्राम दिया है, जिससे कराची के से लेकर कश्मीर तक के मसाइल हल हो रहे हैं। भाई देखो, हमारा मसला क्या है? हमारा मसला यह है कि इस शहर की गिनती पूरी नहीं गिनी गई है। सादिया साहिबा, हमें इस शहर में गिना ही पूरा नहीं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कहते हैं हम 3.5 करोड़ हैं, सेंसस दोबारा किए जाएं, कहते हैं हम दोबारा 3 करोड़ हैं। आपने टाउन्स की भी बात की आज, वो भी जरा बता दीजिएगा। जी मैं आपको 6 पॉइंट अपने बता दूं जल्दी। सो नंबर 1 के भाई मुझे गिन तो पूरा लो सही तरीके से। अगर मुझे आप गिन ही नहीं सकते सही से, तो मेरे आप हुकूक क्या दोगे? नंबर 1। दूसरा पॉइंट एक 18वीं तरमीम में जो सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर हुकूक मिले, वो वजीर आला जो है वो नीचे तमाम सूबों के शहरों को, तमाम डिस्ट्रिक्ट को, टाउन को वो हुकूक दें। तो 18वीं तरमीम की को ट्रिकल डाउन करवाएं। अब मैं बाद में भी आता हूं, ये करवाएगा कौन? इसलिए कि ये खुद तो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है, ये पार्ट ऑफ द सोल्यूशन तो हो नहीं सकते। तो मैं अभी आगे आपको बताता हूं। तीसरी बात ये मैंने कही कि NFC अवार्ड, PFC कह रही है, NFC अवार्ड जो आपको मिलता है, आप उसी तरह से उसी फॉर्मूले में PFC अवार्ड दें। चौथी बात मैंने कही कि कराची को फौरन से पेशतर 18 टाउन, जो डिसेंट्रलाइज निजाम था कराची का, 18 टाउन नीचे यूनियन काउंसिल और एक डिस्ट्रिक्ट जो लिंचपिन था तमाम टाउन के दरमियान, वो आप 18 टाउन और एक डिस्ट्रिक्ट को बहाल करें। पांचवी मैंने ये बात की कि भाई
कराची का एक मास्टर प्लान सिटी गवर्नमेंट का था, जो कि एक सेपरेट डिपार्टमेंट था, जो कि तमाम डिपार्टमेंट्स की चोरियों को रोकता था, गलत कामों को रोकता था। उसमें सबसे बड़ा डिपार्टमेंट बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी थी, जो उनके गलत कामों को रोकते थे। इस हुकूमत ने क्या किया कि जो चौकीदार चोर की चोरी रोकता था, उस चौकीदार डिपार्टमेंट को चोर के अंडर में, यानी कि बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डीजी के अंडर में दे दिया उन्होंने। मेरा ये हमारा ये मुतालबा है कि उसको फौरन से पेशतर वापस निकालो और उसको सेपरेट डिपार्टमेंट बनाओ। पांचवी बात, छठी बात ये कि कराची में जो मल्टीपल एजेंसीज कंट्रोल है, डिफरेंट एजेंसीज कंट्रोल है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में एक लैंडमार्क डिसीजन दे रखा है। उस डिसीजन को इंप्लीमेंट करें, जिसमें कह रखी बात कि एज फार एज म्यूनिसिपल सर्विसेज आर कंसर्न, नॉट लैंड ओनरशिप, म्यूनिसिपल सर्विसेज यानी कि डीएचए की म्यूनिसिपल सर्विसेज, कैंटोनमेंट बोर्ड की म्यूनिसिपल सर्विसेज, केपीटी की म्यूनिसिपल सर्विसेज, साइट लिमिटेड की म्यूनिसिपल सर्विसेज, जिसमें कचरा है, पानी है, ये वो सारा कुछ एक इलेक्टेड मेयर के अंडर में होना चाहिए। 6 बातें आप करा लें, आपको इन नारों की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 6 काम आप कर लेंगे, कराची बनेगा, उठना शुरू हो जाएगा पाकिस्तान। जब ये अगर आपने 6 ये काम नहीं किए और फिर आप जो है वो हजारों अरब रुपए के आप पैकेजेस देंगे, मेरा ये गुमान है खाकम बदहन कि एक तो उसके ऊपर बड़ी डिबेट है कि भाई उसकी पीसी बन गई है, वो कहां से अप्रूवल हो गई, एक्निक की अप्रूवल होगी, चीजों की कब होगा सारा सतला। लेकिन अगर ये हो भी गया और यही निजाम रहा और ये मेरी बात नहीं मानी गई, तो ये सारा कुछ जो है फिर तबाह बर्बाद हो जाएगा। नहीं है। और विफाक में भी हम देख रहे हैं कि कुछ एप्रीहेंशंस हैं लोगों की सिंध हुकूमत को डायरेक्टली पैसा देने पे। जिस तरीके से शिबली फराज साहब का बयान आया था, जिसका नाम लिए बगैर आज बिलावल साहब ने हवाला दिया कि उन्होंने कहा था कि सिंध हुकूमत को हम डायरेक्ट नहीं देंगे क्योंकि एक ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो मौजूद है दोनों हुकूमतों के दरमियान। लेकिन अभी सवाल एक पैसों का भी है और दूसरा कितना अरसा दरकार होगा। आपने जो पूरा प्लान बनाया, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए ये 2018 में वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट थी कराची के हवाले से। उनके कंट्री डायरेक्टर जो हैं उन्होंने ये कहा था कि जी कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10 अरब डॉलर लगेंगे। कराची में ट्रांसपोर्ट का मसला है, टूटी फूटी सड़कें हैं, पानी की फराहमी और निकासी के इशूज़ हैं, कचरे के, तजावुज़ात के, बढ़ती आबादी की आलूदगी की पूरी लिस्ट थी इस वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अंदर। और 10 अरब डॉलर्स का ख़र्चा आने के साथ साथ उन्होंने कहा था कि इसकी तकमील में भी 10 साल का अरसा लगेगा। तो 10 साल तक अगर वाकई कराची के शहर के मसाइल खुदा न खास्ता हल नहीं होते तो ये हम किस डिज़ास्टर की तरफ जाएंगे? देखिए, वर्ल्ड बैंक जो है वो की रिपोर्ट तो जो है वो डेफिनेटली हमें तो वो काम करना है जो हमें ग्राउंड जो हमें सूट करे, जो हमारी ग्राउंड रियलिटीज़ को मैच करे। और ये किसी हमें तमाम चीज़ों को इसको लेकर उठना है, हमें उसका निज़ाम। अगर वर्ल्ड बैंक जो है वो आकर सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अपनी, डेफिनेटली वो तो निज़ाम तो नहीं बदलेगा ना, वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा है। अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना भी दे, जैसे मैंने शुरू में बात की कि अगर वज़ीर आज़म साहब पैकेज लेकर भी आ रहे हैं, 800 अरब रुपए दे लें और उसके बाद भी जो है वो पानी और सेवरेज गटर लाइनों का इंचार्ज वज़ीर आला रहेगा और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड रखेंगे वो, और जो है वो यहाँ पर बिल्डिंग में की परमिशन वो देंगे, तो फिर ऐसे पैसे का कोई फायदा नहीं। तो अगर यही निजाम रहना है तो 10 अरब क्या 10,000 अरब रुपए भी आप लगा देंगे कराची में, तो गार्बेज इन और गार्बेज आउट ही होगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, खुदा के वास्ते इस क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर लीजिए, खुदा के वास्ते इस क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर लीजिए। जज आ गए, एनडीए में आ गई, वजीर आजम आ रहे हैं, आर्मी चीफ आ रहे हैं, खुदा के वास्ते अब ऐसे फैसले करें कि जिसके बाद किसी पैकेज की जरूरत नहीं पड़े, जिसके बाद किसी एनडीएमए की जरूरत नहीं पड़े। आप खुदा के वास्ते आप हमें हुकूक क्यों नहीं देते? बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्तफ़ा कमाल साहब से बात कर रहे थे। कराची के मसाइल पर ही हम बात करेंगे। वजीर आजम का कल का कराची का दौरा है, उसका मजीद तस्करा होगा। ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो सिराज कासिम तेली साहब और अतीक मीर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे कराची से। राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। अभी मुस्तफ़ा कमाल साहब से हम बात कर रहे थे जो कि साबिक मेयर हैं कराची के, और उन्होंने कहा कि उनके पास 6 नुकाती प्लान मौजूद है कराची को इन तमाम मसाइल से निकालने का। ऑब्वियसली जो अभी हालात बने हैं इन बारिशों के बाद, तो तमाम लोग अपनी तजावीज़ भी दे रहे हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स इस बारे में कंसर्न भी नज़र आ रहे हैं। आर्मी चीफ ने दौरा किया, कल वज़ीर आज़म साहब कराची जा रहे हैं। 802 अरब रुपए का कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान जो है वो अनाउंस करेंगे, तरक्याती मंसूबे
मंसूबे उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के शामिल हैं। जो ताजिरान हैं जिनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है वो भी यकीनी तौर पे परेशान हैं और चाहते हैं कि वंस एंड फॉर ऑल इस मसले का जो है वो हल निकाला जाए। अब कराची की एक अंदाजे के मुताबिक 95% 95% जो मार्केट्स हैं, गोदाम हैं, कारखाने हैं, वो मुतासर हुए हैं सिर्फ़ और सिर्फ इन बारिशों से जो आखिरी बारिशें कराची ने देखी हैं। और एक अंदाजे के मुताबिक कम से कम 25 अरब जो है उसका तखमीना लगाया गया है। 25 अरब रुपए ताजरों के जो कि डूब गए हैं, उनका नुकसान हुआ है। वो इसलिए भी ऑब्वियसली परेशान है कि एक वक्त था कि बारिशों में लाखों का नुकसान होता था, लेकिन अब तो करोड़ों का नुकसान जो है वो ताजरों का हुआ है। गोदामों में या शोरूम्स पे आप देखें जिस अंदाज में बुरा हाल हुआ है, फुटेजेस मौजूद हैं। और इन शॉर्ट ये कि कोई भी शख्स ऐसा नहीं था जो इन बारिशों से मुतासिर ना हुआ हो कराची में। अब संजीदगी का मुजाहरा कितना किया जाता है, असल सवाल ये है। और क्या सिर्फ माली इमदाद कर देना या अरबों का पैकेज अनाउंस कर देना काफ़ी होगा या कुछ और भी करना पड़ेगा? जो बिजनेसमैन हैं वो क्या इस बारे में राय रखते हैं, इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन किया है सिराज कासिम तेली साहब ने, चेयरमैन हैं बिजनेसमैन ग्रुप के, मारूफ ताजिर हैं। अतीक मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन ऑल कराची ट्रेडर्स इत्तेहाद। आप दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सिराज कासिम तेली साहब ने पहले बात की थी कि जी कराची को फ़ौज के हवाले कर दिया जाए, जिससे उनकी मुराद हरगिज़ ये नहीं थी कि जी मार्शल लॉ लगा दें, फ़ौज के इदारे आएँ और संभालें और ये मामला जो हैं इनको सीधा करें। तो उसके बाद हमने देखा कि बड़ी अपोजिशन भी आई उनके इस बयान पे, लेकिन कुछ लोगों ने उनको सपोर्ट भी किया। तो सिराज कासिम तेली साहब, आपकी क्योंकि मुलाकात भी हुई थी आर्मी चीफ साहब से, तो आपने जब ये चीज़ें ऑब्वियसली उनके इल्म में होगा आपका बयान भी, तो क्या रिस्पॉन्स आपको क्या मिला और कल वज़ीर आज़म साहब से भी क्या आप मिलने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सादिया। देखिए, जहाँ तक मैं ये 1 महीने से ये बातें कर रहा हूँ, 1 महीने से ज्यादा हो गया होगा जब से बारिशें शुरू हुई है, और इस रिस्पॉन्स ओवरवेलमिंगली मेरी सपोर्ट में है। इसमें सिवाय चंद लोगों के जो सियासत करते हैं वो करते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात सिंपल क्या है कि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर वो तबाह हो रहा था, खराब हो रहा था। 7 इंडस्ट्रियल जोन्स है, 26,000 इंडस्ट्रीज है, और आप किसी भी जोन में चले जाए, मेन रोड को छोड़ के गलियों में चले जाए, जीप भी नहीं चल सकती। मेरी डिमांड क्या थी और क्या है आज भी, वो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर रीबिल्ड करना है। जब रीबिल्ड के मुराद ये है कि आपको ये नाले सारे साफ करके ठीक ठाक करने हैं, आपको सीवरेज सिस्टम का तैयार करना है, आपको रोड्स वापिस से नए सिरे से सारे बनाने हैं, इसके बाद बिजली का मसला है, गैस का मसला है, ये सारी चीजें आपने करनी है। अब और इसके लिए कैपेसिटी और कैपेबिलिटी चाहिए, और वो मेरी नज़र में ये NDMA और FWO के पास है। आप FWO से पूरे पाकिस्तान के रोड बनवाते हैं, मोटरवे बनवाते हैं, वो ताकत उनके पास है। और इस वक्त सिंध के किसी भी इदारे में ये ताकत नहीं है। और अगर आपने ये कैपेबिलिटी बिल्ड करने गए तो इसमें बड़ा लंबा टाइम लगेगा। और कराची जब आपको 70% रेवेन्यू देता है और उसकी ये हालत आपने कर दी है, तो इसको 2-4 साल में आपको रिवैम्प करके तैयार करना है। और आज भी मैं उस पर खड़ा हूँ, और यही बात हमने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी कही, और जाहिर है उन्होंने भी मेरे बयान बहुत सुने हैं। और उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी यही है कि इसको कोशिश करके दोनों हुकूमतें सिंध और फेडरल मिल के इस किटी में पैसे डाले, फंडिंग करे, और सारे कराची को नए सिरे से बनाना है। और ये जो नाम रखा है प्राइम मिनिस्टर ने, ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, तो मैं समझता हूँ कि मुझे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान होगा जी। और कल जब प्राइम मिनिस्टर आएंगे, अब कितना ट्रांसफॉर्म होता है कराची से देखना ये है। उम्मीद है कि हो गया, ठीक है। अच्छा, मैं इस पे जरा अतीक मीर साहब का भी मौकफ ले लूं, फिर आप भी मिल रहे होंगे उनसे, उस पे मैं मजीद भी बात करती हूँ। लेकिन अतीक मीर साहब, ये आप 802 अरब का कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान लेकर आ रहे हैं वज़ीर आज़म साहब, आपको इस पर वाकई संजीदगी नज़र आ रही है तमाम स्टेक होल्डर्स की तरफ से? पहला सवाल तो मेरा ये, और साथ ये कि क्या ये माली इमदाद कर देना काफ़ी होगा या कुछ और भी इस वक्त ज़रूरत है वफाक की तरफ से,
सूबाई हुकूमत की तरफ से क्या किया जाए? देखिए, देखना ये होगा कि कराची आज जिस तबाही के दहाने पर पहुंचा, उसके पीछे असबाब क्या थे, गलतियां क्या थी, वो कौन सी कमी थी निज़ाम में कि जिसने कराची को बनने नहीं दिया, और कराची जब भी बरसात हुई इसी तरह मुतासिर हुआ। ये जो हालिया बरसात का डिज़ास्टर था, यकीनन ये तो एक अज़ाब इलाही की शक्ल थी। ये कुछ लोग कहते हैं रहमत, ये बरसात चूँकि एक रहमत इलाही है, और ये बारान रहमत इस सिस्टम की वजह से अज़ाब बन गई। मैं ये समझता हूँ, जिस तरह कुछ देर कबल मुस्तफ़ा कमाल साहब भी फरमा रहे थे, मेरे मोहतरम सिराज कासिम तेरी साहब ने भी जो फरमाया, मैं इनके मुकम्मल तौर पे तायद करता हूँ। खुसूसन जो सिराज भाई ने फ़ौज की बात की, तो ये 2-4-6% को मुखालिफ होंगे, उनके अपने मुफादात को चूँकि ज़रूरत पड़ती है, ये सबब मुखालिफ हैं, लेकिन पूरी ताजिर बरादरी इनके पीछे खड़ी है। और हकीकत ये है, यानी एनडीएमए और एफडब्ल्यूओ आप भी समझते हैं कि फौज के वो दो इदारे हैं जो कराची को ठीक कर सकते हैं, जिनके पास कैपेसिटी भी है और जो ठीक कर सकते हैं अगर मसाइल में और इश्यूज में और क्रेडिट देने के देखें, अगर इस सिस्टम को ना रोका गया, जिस सिस्टम का कराची शिकार हुआ, इसे काट के फेंक देना चाहिए कचरा कुंडी पे। गुफ्तन, नशिस्तन, बर्खास्तन, इससे आगे इनका कोई फायदा नहीं है। कराची को सिर्फ फंड नहीं चाहिए, कराची को वो हाथ चाहिए जिसको ऑन करें, उस फंड का ईमानदाराना इस्तेमाल करें। ये कैसा सिस्टम ये गड़बड़ हो गया कि आप देखिए, जहां इन्होंने फंड की खुर्दबुद करना तो एक गलत बात है। किसी ने कोई गटर खोला तो उस पर अपना झंडा लगा दिया, किसी ने उसको दोबारा से बंद कर दिया और उसने उसके खिलाफ ये निज़ाम के सामने निज़ाम खड़ा हो गया। आप देखें, दुनिया भर में जो एक सिस्टम है बल्दियाती, उसमें इदारा इदारे के साथ काम करता है। अगर वो ना करे तो ये सिस्टम कामयाब नहीं हो सकता। लेकिन हमारे यहाँ कुछ पीपल्स पार्टी के जो मातहत नाज़मीन थे, वो मुस्तफ़ीज़ हो गए, कुछ मुत्तहिदा के अंडर में चले गए, कुछ वो पीटीआई के अंडर में। तो इस तरह वो जमाती अशकाल जो इसमें आई, यानी उन्होंने इस निज़ाम में एक आंकड़े का समा पैदा कर दिया। ऑब्वियसली हर सियासी जमात की फिर कोशिश बन गई कि अगर काम कुछ भी होता है ज़रा सा, तो वो हर कोई क्रेडिट लेने के चक्कर में आ जाता है। तो सिराज तेली साहब, अगर यही रेस अभी भी लगी रही, क्रेडिट का ही मसला रहा, तो फिर तो बड़ा मसला यहाँ पे भी हो जाए। जी 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 फरमाइए, फिर मैं सिराज काम ना करना देखिए गलत बात है। मैं एक लफ्ज कहना चाहूंगा जी। देखिए, काम ना करने गलत बात है, दूसरे को काम ना करने देना ये ज्यादा बुरी बात है, ज्यादा खराबी। तो ये किया सियासी जमातों ने, यही तो किया। ठीक है, ये किया। सिराज तेली साहब, अभी इस दफ़ा क्या गारंटी कि भाई ये रेस और क्रेडिट लेने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे और काम करने देंगे? और जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि सियासी जमातों की ये जो उनकी मसलहतें आड़े आ जाती हैं या फिर उनकी रुकावटें आड़े आ जाती हैं कि जी वफाकी हुकूमत ना क्रेडिट ले जाए, MQM ना ले जाए, PTI ना ले जाए, पीपल्स पार्टी ना ले जाए, तो फिर इसी में कराची के अवाम का जो हाल होता है वो हमारे सामने है। मैं इसका जवाब तो सिर्फ इस तरह दूंगा कि देखें, ये जो आप कह रही है ना, ईमानदारी से मैं सुबह से ये सोच रहा हूँ और मुझे यही खतरा है कि ये कमेटियों के चक्कर में, क्रेडिट के चक्कर में, इस चक्कर में हमारा काम ना खराब हो। मैं तो आपके इस प्रोग्राम के जरिए तीनों पार्टियों को, प्राइम मिनिस्टर को, मुराद अली शाह को, सबको ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि क्रेडिट हम आपको देंगे, आपको सलामी करेंगे, आपके झंडे उठाएंगे, आप मेहरबानी करके शहर को बना लो। ये शहर बनेगा तो रेवेन्यू मिलेगा। आज ये रेवेन्यू देता है, आप पूरा मुल्क चलाते हो। अगर ये शहर खराब हो गया तो फिर रेवेन्यू कहाँ से आएगा और ये मुल्क कहाँ से चलेगा? देखिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कचरा उठाना, नाले बनाना, ये छोटा काम नहीं है सारा, इतने सालों का खराब किया हुआ है। और इसमें फौज के हम इदारे को इसलिए कहते हैं कि उधर कैपेबिलिटी और कैपेसिटी है। हमारा कोई मकसद सियासी ना था ना है।
और ना ही हमारा कोई पॉलिटिकल अफिलिएशन है, ना हम पीटीआई वाले, ना हम नून लीग वाले, ना हम पीपल्स पार्टी वाले, हम तो कराची वाले और कराची के बिजनेसमैन है। और हमारी ये रिक्वेस्ट है इमरान खान से कि इन सबके साथ बैठ के कोई ऐसा तरीका निकाले कि ये आउटसोर्स हो जाए इन इदारों को और ये सुपरविजन की हद तक ऊपर बैठे रहे और 5 साल ईमानदारी से ये काम कराने दें। वंस ये काम हो जाएगा तो इससे पूरे मुल्क का फायदा है, सिर्फ कराची का नहीं है, इसलिए पूरा मुल्क इधर से खाता है। और मेरी रिक्वेस्ट ये पॉलिटिकल लोगों से भी है, बिजनेस कम्युनिटी से भी है कि भाई क्रेडिट के चक्कर में ना जाओ। आपका ये काम हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली कराची वालों को ही क्रेडिट मिलेगा, सबको मिलेगा। भाई ये तो नहीं है कि कोई क्रेडिट मेरे को सिराज को मिल जाएगा या अतीक को मिल जाएगा। हमें नहीं चाहिए क्रेडिट, हमें तो ये काम चाहिए। और ये काम अगर ये करा दें तो मेरा ख्याल से बहुत अच्छा हो जाएगा। सियासी किसी जमात से एफिलिएशन नहीं है, कराची के मसले हल कर दें, तमाम सियासी जमातों के झंडे जो है ना वो उठा के फहरेंगे। एक ब्रेक मुझे लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। अतीक मीर साहब, 2 चीज़ें जो कराची के हवाले से आजकल बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रही हैं, मैं मुस्तफ़ा कमाल साहब से भी उस पर बात करी थी कि एक तो ये मुतालबा कि जी कराची को अलग सूबा बना दिया जाए तो ही हल निकलेगा, और साथ साथ ये जो कमेटी बनाई गई है MQM की, PTI की, पीपल्स पार्टी की, और एडमिनिस्ट्रेटर वाली जो एक नई स्टोरी चल रही है, तो यही आपको हल नज़र आ रहा है? ओवैसी कराची ने पहले भी एडमिनिस्ट्रेटर्स देखे हैं। देखें, ये जो इतना बड़ा मुतालबा लोग करते हैं कि कराची को अलग सूबा बना दिया जाए, इस फ्रस्ट्रेशन के पीछे महरूमी है, अहलियान कराची का एहसास महरूमी है। इसलिए कि देखें, मैं नाम लिए बगैर ये कहना चाहूँगा कि जब मुख्तलिफ सियासी जमातें जो कराची में जिनके नुमाइंदगान शिकस्त खा गए, वो यहाँ तक कहना शुरू हो जाएं कि जब हमें कराची ने मैंडेट ही नहीं दिया तो फिर हम कराची की फ़िक्र क्यों करें। तो मेरा ख्याल है कि तखसीस तो उन्होंने ख़ुद कर दी, ये इम्तियाज़ तो उन्होंने ख़ुद बरता। ये कुछ लोगों की तो इतनी हिम्मत कि उन्होंने मीडिया पर भी ये बात करी। तो मैं समझता हूँ कि ये बात अहलियान कराची के जहनों में डाली गई कि जब आपके मसाइल हल नहीं होंगे, जब आप हमारे लिए तरजीही कोई सूरत नहीं है आपके लिए, तो फिर यकीनन आपके काम नहीं होंगे। दूसरी बात, ये बार बार मैं, अब तो हमारा पूरा पुख्ता यकीन है कि कोई भी कमेटी बने जिसमें सियासी असरात की नहुसत हो, वो कराची का मसला हल नहीं कर सकता। कराची में एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर होना चाहिए, या तो गैर सियासी हो या फौजी हो जी। बाकी मैं ये समझता हूँ हुकूमत सिंध को कराची के निज़ाम से अलग रखना होगा तो ये बन पाएगा। अब तो लोग यहाँ तक कह रहे हैं, मैं कल मार्केटों में था, पूरी दुकान उजड़ गई, 20-20 लाख का सामान एक दुकान में बिल्कुल बर्बाद हो गया। लोग जिन्होंने 30-30 साल की मेहनत से वो आज कहीं अगर पाँव पे खड़े थे, वो फिर पीछे आ गए। तो इस कराची के साथ अब जो कुछ हो चुका, मैं समझता हूँ कि अब एक ऐसा बेरहम निज़ाम बनाना होगा जिसमें सज़ा भी होनी चाहिए। कहाँ गया कराची का पैसा? हम 12 साल से गटर, कचरा, टूटी हुई सड़कें, कभी DMC, कभी KMC, कभी वाटर बोर्ड, कभी मेयर, कशकोल ये घूमते रहे। भाई कराची को कोई ऑन करने को तैयार नहीं। सबका एक ही जवाब, फंड नहीं है, अख्तियारात नहीं है, फलां इदारा हमारा रास्ता रोकता है। इसलिए मैं समझता हूँ अब जो भी सिस्टम बने उसमें कतन कोई सियासी असरात नहीं होने चाहिए, वरना कराची बदल नहीं सकेगा। और कराची में मैं समझता हूँ आप कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर जो है आ चुका वो गैर सियासी आदमी हो, ठीक है, या आप कह रहे हैं कि जी किसी फौजी को लगाया जाए। सिराज तेली साहब, इस पे ज़रा आपका कमेंट चाहूँगी। 2 नाम जो हैं वो बड़े सुनने को आए, नजम शाह साहब का और यूनुस ढागा साहब का। तो और एडमिनिस्ट्रेटर के पास भी ऑब्वियसली अगर इख्तियार हो तो ही बात बनेगी, अगर इख्तियारात ही ना हो, जैसे कि हमारे साबिक मेयर साहब जो हैं वो इख्तियारात का रोना रोते रोते चले गए,
तो फिर तो एडमिनिस्ट्रेटर भी कुछ नहीं कर पाएगा। देखिए सब चीज आती कहाँ से, नीयत पे। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अगर नीयत होगी तो काम होगा। अब वो नीयत किस किस की है वो देखना है। हम ये जो कह रहे हैं, अतीक ने जो कहा, बात बड़ी सिंपल है। हम तंग आ गए ना, इसलिए ये कह रहा है ना। इसको क्या तकलीफ है, इसको कोई दुश्मनी थोड़ी है किसी से, मगर सियासी लोगों ने ये हाल किया है। अब पॉइंट ये है, मैं तो अभी भी एक उम्मीद में बैठा हूँ कि देखें सियासत अपनी जगह पे अच्छी चीज है अगर उससे अच्छे काम लिए जाए, मगर एडमिनिस्ट्रेटर जो भी आए उसको पावर्स मिले और ऊपर बैठे हुए लोग उसको अपने पॉलिटिकल यूज के लिए इस्तेमाल ना करें और उनको खुला छोड़ दे। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि ये आउटसोर्स कर दे अगर एनडीएमए को और एफडब्ल्यूओ को। देखें आज अखबार में मैंने पढ़ा कि मुराद अली शाह साहब ने 10 अंडरपासेस और फ्लाईओवर एफडब्ल्यूओ को बनाने के लिए एग्रीमेंट किया है। और इसलिए किया है कि वो जो सर्कुलर रेलवे के जो रुकावटें हैं जहाँ जहाँ वहाँ अंडरपास या वो फ्लाईओवर जाएगा। जब ये एफडब्ल्यूओ भी फौज का इदारा है ना, उसमें सारे फौजी है, उसको दे सकते हैं तो ये काम भी उनको दे देवे। और ये सारा काम अगर उनको डायरेक्ट मुराद अली शाह साहब दे दे और ऊपर बैठ के एक एडमिनिस्ट्रेटर भी चेक कर ले, मगर काम उनको आउटसोर्स कर दे ताकि वो किसी से पूछने की उनको जरूरत ना हो, एग्रीमेंट हो जैसा इन्होंने अभी बनाया है। अब देखें ये 10 जो अंडरपास और फ्लाईओवर का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, ये फर्स्ट क्लास काम हो जाएगा। और किसको दिया है? एफडब्ल्यूओ को। तो बाबा जब आप एफडब्ल्यूओ को ये दे सकते हो तो ये भी दे दो। ठीक है। और मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी अब वो कराची को बनाने के लिए तैयार हो जाएगी। अगर अब नहीं होगी तो कब होगी? वरना क्या होगा कराची का, हो जाएगी, पूरे मुल्क को चलाना है। अच्छा ये आपको यकीन है कि अब हो जाएगी? क्योंकि वजीर आजम साहब जो हैं वो कल आ भी रहे हैं, कहीं ना कहीं ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी जो है वो उस चीज़ को एक्नॉलेज तो करती है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जी सिर्फ कराची क्यों पूरे सिंध के लिए आके पैकेज अनाउंस करें। सो आर यू श्योर दिस टाइम कि वाकई तमाम लोग जो हैं, जैसा आपने कहा कि हर चीज़ का दारोमदार ऑब्वियसली नीयत पर ही है, लेकिन जी जितना मसला अब हुआ है इस शहर में और जितना हर आदमी एक ही बात कर रहा है, बिजनेस इंडस्ट्रियल कम्युनिटी एक बात कर रही है, हमारे छोटे ताजिर तक तबाह हो गए बेचारे, वो ये बात कर रहे हैं, आम सिविल सोसाइटी ये कर रही है। आपने देखा कि डिफेंस क्लिफ्टन जैसे इलाके में क्या हुआ, एहतजाज करने के लिए आम सिविल सोसाइटी निकल पड़ी। तो देखो इस वक्त ये मामला इतना ऐसा है कि अगर नहीं करेगा कोई तो ये बढ़ेगा। लोग निकल आए जो कभी नहीं निकलते थे, हालांकि बारिशों से गरीब का वहां पे नुकसान कराची में पहले भी होता था, लेकिन अब क्योंकि डीएचए और कैंप एरियाज में बात आ गई है तो इसलिए वो लोग भी बाहर आ रहे हैं। अभी बहुत ज्यादा हुआ है, बहुत बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि अब इनको करना इसलिए पड़ेगा कि वरना ये लोग अब निकलते रहेंगे। आज सिविल सोसाइटी निकली है, हो सकता है कल बिजनेसमैन निकले, हो सकता है छोटे ताजिर भी साथ आए और सारा शहर निकल पड़ेगा। कहाँ जाएंगे ये लोग? कि ऐसी चीज अब करना है, इनके पास और कोई रास्ता नहीं है, इनको करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, मैं अतीक मीर साहब आपके सजेशंस भी चाहूँगी वज़ीर आज़म साहब के लिए। ऑब्वियसली जो अब खुद इस चीज़ को, पूरे मामले को देखने को तैयार हैं और वो कह भी रहे हैं कि जी पैकेज अनाउंस करना, कुछ करने आता तो फिर कराची के लिए कुछ अनाउंस करता तो ही कराची आता, वरना सिर्फ आमद का और रवांगी की खबरें चलाने का तो उनको शौक़ नहीं था। लेकिन अब मुझे बताएं कि आपकी तरफ से क्या तजावीज़ क्या होंगी, क्या वज़ीर आज़म साहब को किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर चलना चाहिए? देखिए, सबसे पहले एक ऐसी कमेटी या ऐसे जिम्मेदार या जो जिस तरह भी बात हुई एडमिनिस्ट्रेटर का तकर्रुर हो जो कतई तौर पर सियासत से अलग हो जी, उस पर किसी सियासी पार्टी का इन्फ्लुएंस ना हो। ठीक है। दूसरी बात, फंड का इजरा, यकीनन ये सबसे बड़ा मसला है। फंड्स तो पहले भी जारी होते रहे, लेकिन वो जिन हाथों में गए वो उन्हीं हाथों उन्हीं पर इस्तेमाल होते रहे। उन्होंने ये यूँ समझे कि कराची को कतई तौर पर 20% फंड भी कराची पर वो नहीं लगे।
सही, लेकिन आप कह रहे हैं कि बिजनेस कम्युनिटी से ज़रूर मुलाकात करनी चाहिए वज़ीर आज़म साहब को। अतीक मीर साहब, सिराज कासिम तेली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।